पार्टनरशिप की कहानी लास्ट क्लास स्टार्ट की थी हम लोगों ने। फंडामेंटल्स बेसिक बात हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में। मीनिंग और फीचर्स पे चर्चा हुई थी हमारी, होपली आप लोगों ने उसको घर पे जाके पढ़ा भी होगा। ठीक, सिंपली हमने देखा था कि जब व्हेन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर किसी बिजनेस को कैरी करते हैं तो वो बिजनेस फिर हमारा क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। हाँ, इसके लिए एक एग्रीमेंट भी तैयार किया जाता है। ठीक, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो जो भी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो आपस में उसको शेयर करते हैं। इसी बेस पे हमने कुछ फीचर्स भी बात की थी। होपली मीनिंग और फीचर आपको समझ आई होगी। अब आइए देखिए, ये नहीं आया अभी प्रोजेक्टर? ठीक हो गया? चलो अच्छी बात, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। आइए देखिए, पार्टनरशिप जो है, चूंकि मोर देन 1 पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं, तो हमने कहा जब हम अकेले हैं तो चाहे कितनी भी तकलीफ हो, दुख हो, किसी से कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन अगर मोर देन 1 पर्सन मिलकर बिजनेस करा, लास्ट क्लास हमने अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताया था, तो फैसिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस इतने, कंफ्यूजन क्रिएट होते, आपस में डिस्प्यूट होते हैं। तो डिस्प्यूट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा यहां लॉ भी बनाया गया है कि एक अंडर लॉ, अंडर द एक्ट आपको इस पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी करना है। एंड सच एक्ट इज कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी पार्टनरशिप is regulated by लॉ। ये लॉ द्वारा रेगुलेटेड है, और वो लॉ या हम इसी को कहते हैं एक्ट। और वो एक्ट कौन सा एक्ट होगा? वो होगा इंडियन, लिख लीजिएगा बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के रिस्पेक्ट में ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं था, लेकिन अब पार्टनरशिप बिजनेस अगर हम कवर करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही हमें कैरी करना होता है। हो गया, लिख लिया? आइए, खैर ये बात ध्यान रखना है। लास्ट क्लास हमने जो फीचर्स डिस्कस किया था, उस फीचर्स में हमारा देखिए पहला फीचर्स था कि 2 और, ये नोट नहीं करना अभी, 2 और मोर पर्सन। लास्ट क्लास बताया था हमने कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम 2 से अधिक, आप 2 या उससे अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। अकेला बिजनेस करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं, वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाता है। मोर देन 1 पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी करते हैं, और वो मोर देन 1 पर्सन आपस में जो बिजनेस करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। हाँ, एग्रीमेंट अंडर पार्टनरशिप एक्ट ही होता है। उस एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे हमने कहा आपस में प्रॉफिट बांटना है, तो भाई कैसे बांटोगे? जरूरी थोड़ी है कि आधा आधा ले।
कोई ज्यादा मेहनत करेगा, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा पैसे लगाएगा, कोई कम लगाएगा, तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो लिखो इसमें। फिर कोई ज्यादा ड्यूटी देता है तो फिर उसके लिए अलग से कहता है कि हमें रेमुनरेशन भी चाहिए। तो और भी बहुत सारे आपके परचेज अथॉरिटी कौन होगा, सेलिंग कौन करेगा, फाइनेंस का अरेंजमेंट कौन करेगा, कौन किसकी क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, ये सारे डिटेल्स। और सबसे खास बात कि जिन जिन मुद्दों पे डिस्प्यूट होना है या हो रहा है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बताइए उससे रिलेटेड क्या रूल बनाना है, वो रूल को लिख दीजिए इस एग्रीमेंट में। इसी के लिए जो ये एग्रीमेंट तैयार किया जाता है उसी को टेक्निकली बोला जाता है एक डीड बनाना, एंड सच डीड इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो आज जो हमारी चर्चा होगी, हेडिंग डालेंगे आप लोग, पार्टनरशिप डीड की। डीड का मतलब ये होता है रिटेन बेसिस पे आप जो भी अपने आप में कमिटमेंट कर रहे हैं वो रिटेन बेसिस पे लिखना, उसी के लिए हम लोग एग्रीमेंट भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट तो वाइड वर्ड हो गया, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारे टर्म्स ऑफ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंटेन्ड हो, वो हमारा पार्टनरशिप डीड बन जाता है। तो बेसिकली आपस में जिन जिन मुद्दों पे हमें लगता है कि कोई इश्यूज हो सकते हैं तो उसको पहले ही क्लियर करके आपने उसको टर्म्स को लिख दिया जाता है जिस पेपर पे, वही पेपर, और उस पेपर पे जो जो पार्टनर है वो सब उस पे साइन करेंगे, क्या भाई देखिए ये रूल्स से हमें इस बिजनेस को करना है। तो वही जो आपका रिटन डॉक्यूमेंट है वो रिटन डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहलाता है। तो 2 लाइन इस पे लिख लीजिएगा आप लोग पार्टनरशिप डीड में। Partnership deed is a written document containing the terms of agreement between the partner। कि हमारे पार्टनर्स के बीच क्या क्या टर्म्स हैं, किसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटी हैं, किस वो सारी चीजें इसमें कंटेंट होता है, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब इसमें कंटेन करने किए जाने वाली बातें वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करती है, एक जैसा जरूरी नहीं सबका पार्टनरशिप डीड हो। कहा ना जिन जिन मुद्दों पे हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, जैसे अब मैंने जो दिल्ली की घटना सुनाई कि 2-4 फ्रेंड साथ में रह रहे हैं, किसी का इशू होता था कि सुबह का नाश्ता कौन बनाएगा, दोपहर का लंच कौन तैयार करेगा, रात का डिनर कौन तैयार करेगा, सब काम से भागते थे। तो इसके लिए भाई रूल्स बनाया गया कि हाँ भाई सुबह का ब्रेकफास्ट ये, रात का डिनर ये, सब्जी ये लाएगा वगैरह जो भी है। 1-2-4 फ्रेंड का हमारा ग्रुप था, वो कहना काम में उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, सब काम करने को तैयार है, कोई किसी को आपस में किसी तरह का कोई इशू नहीं था, जो मर्जी हो सुबह कर दिया रात को कर दिया, सब मिलके कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको फंडिंग की दिक्कत थी कि भाई पैसे रिजनेबल हमारे घर से आए हुए हैं तो खर्च पे कंट्रोल करना है। तो खर्च पे कंट्रोल करना है तो आप जब भी जाते हो मार्केट में, कोई गया तो हाँ पैसा हाथ में लगा हुआ है तो पता चला कि महंगी महंगी चीजें ले आया, तो उसके रिस्पेक्ट में रूल्स बना कि नहीं भाई एक्सपेंसेज आपस में कैसे शेयर करने हैं, एक्सपेंसेस किन किन आइटम्स पे करना है, उन चीजों के रिस्पेक्ट में रूल्स बनाई जाए। तो मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया ये कि आपके डीड में जो कंटेन किए जाएंगे जो टर्म्स, वो टर्म्स एक जैसा हो सभी पार्टनरशिप फर्म का, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ मुद्दे पे हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो वो नहीं लिखे जाएंगे इसमें। जिन पे डिस्प्यूट है, कंफ्यूजन है, जिसको क्लियर करना है, वो मुद्दे लिखे जाएंगे, और वो मुद्दे बिजनेस टू बिजनेस वैरी करते अलग अलग हो सकते हैं। ठीक,
तो पार्टनरशिप डीड वो एक रिटन डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हम लेके बिजनेस को कैरी करना चाहते हैं वो इस डीड में कंटेन किए जाते हैं। इसको लिख लीजिए एक लाइन, इट इज ऑल्सो known as articles of partnership। इसको पार्टनरशिप का आर्टिकल भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब बच्चा पार्टनरशिप डीड पढ़ के तो गया है, सर ये आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप पता नहीं क्या पूछ दिया। तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप आर्टिकल्स का मतलब ही होता है कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय ओन, तो उसी को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। कंपनी का भी आर्टिकल बनता है, पार्टनरशिप का भी आर्टिकल। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली वही क्या है, पार्टनरशिप का आर्टिकल है। तो इसीलिए अगर आपको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो समझिए कि अच्छा डीड के बारे में पूछ रहा है। ठीक, आइए एक लाइन और लिखें, इट contains the rights and duties of partners। पार्टनर्स के राइट और ड्यूटी इसमें लिखे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस डीड की वैलिडिटी कब होगी, जब इस पे इसको ऑथेंटिकेट किया जाए। और ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब इस पे साइन करेंगे। अब सोचिए फ्लैट में 4 मेंबर हैं, 4 दोस्त साथ में रह रहे हैं। अब एक दोस्त खुद ही सब रूल लिख दिया और अपना साइन कर दिया और चिपका दिया कि हाँ अब ये रूल सबको फॉलो करना है, तो बाकी के 3 नाराज होंगे या नहीं होंगे, ये क्या मतलब है यार, अपना लिख लिया, अपना रूल बना दिया है, कोई बात हुआ। तो वो रूल तभी वैलिड होगा ना जब चारों दोस्त उसको कंसेंट दे। और कंसेंट कैसे दिया जाएगा, तो बाय सिग्नेचर। तो पार्टनरशिप डीड वैलिड तभी होता है जब जितने पार्टनर्स हैं वो सब उस पर साइन करते। ठीक, तो एक लाइन और लिख लीजिए कि पार्टनरशिप डीड should be signed by all partners। ठीक है, तो बताइए पार्टनरशिप डीड पे अगर शॉर्ट नोट लिखने को आए, उसका मीनिंग लिखने को आए, कभी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो बताइए कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई पार्टनरशिप डीड। नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो ऐसे डीड बनाए जाते हैं। पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पार्टनरशिप के लिए ये पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी है। तो कई बार क्वेश्चन हुआ है कि इज पार्टनरशिप डीड कंपलसरी, तो वेरी गुड, 1-2 बच्चे आंसर कर भी रहे हैं कि नो। ये हमने कहा डीड बनता ही कब है, जब डिस्प्यूट लग रहा है, कंफ्यूजन है, तो क्लेरिफिकेशन के लिए। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद ही इतनी बेहतर है कि ना सर हम तो लड़ते ही नहीं है, 4 दोस्त साथ में रह रहे हैं, कभी कभी जाके हैरानी होती है, कोई विवाद नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, जिसको जो मर्जी बेटा बना दे रहा है खाना, कोई सब्जी ला दे रहा है, कोई किसी ना फंडिंग कर दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत ही नहीं है तो रूल किस बात का। जैसे एक बात की बात, हाँ दिल्ली में नॉर्मली जब आप जाइएगा तो आप गए होंगे तो वहाँ ट्रैफिक रेड लाइट होती है। रेड लाइट जला तो गाड़ी रुक जाना, येलो पे अलर्ट हो जाना और ग्रीन पे
आपको आगे बढ़ना है, ऐसा हम लोग बेसिक पढ़ते भी और वो वहां देखने को मिलता है, पटना वगैरह में भी जाइएगा तो मिलता है। मैं दिल्ली में अक्सर रेड लाइट में फंसता था, तो वो कहानी मुझे याद है। सीतामढ़ी में अगर देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो नॉर्मली मेरे दोस्त ये हैं, चूंकि पार्टनरशिप फंड भी है, पार्टनर भी है, तो कभी कभी उनका आना होता रहता है। तो एक बार हम लोग जा रहे थे, तो वही महंसा चौक काफी उलझा हुआ था, ट्रैफिक, कोई लाइट वगैरह तो है नहीं, अपना जैसे अपना रास्ता लेके निकालना है। तो वैसे ही वो मेरा दोस्त बोल दिया, यार यहाँ कोई ट्रैफिक का कोई सिस्टम ही नहीं है, ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, ट्रैफिक सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। अब क्या करें भाई, कमी तो है, लेकिन देखिए उसको मैं डिफेंस कैसे कर रहा हूँ। क्या क्या यहाँ के लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अब दिल्ली में देखना यार, कई बार हम लोग फंस जा, रेड लाइट है, रुके हुए हैं, सामने वाला ग्रीन, कोई है नहीं, अब कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, फिर भी उसमें तो टाइमिंग सेट है, अब वो टाइमिंग के बाद ही आगे बढ़ना है, और उधर से कोई आने जाने वाला है नहीं, फालतू में रुके हुए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग आपस में ही समझदारी से चलते हैं, भैया तेरे को निकलना है, तूने जल्दी है, तू निकल जा, हम निकल जाते हैं। इस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेके चलते रहते हैं, वो फालतू में बेवकूफ की तरह खड़े रहने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। मीन्स द सेंस कि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो कोई रूल्स की जरूरत नहीं है। रूल्स तो वहां जरूरत है कि जहां अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी यही कह रहा है कि ये जो पार्टनरशिप डीड है, बेसिकली आपके डिस्प्यूट, आपके कंफ्यूजन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यदि पार्टनर्स का ये मानना है कि नो एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारा, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट भी कहता है कि ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो डीड मत बनाना। तो इसी के रिस्पेक्ट में कई बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, क्या पार्टनरशिप डीड तैयार करना कंपलसरी है? तो आंसर होना चाहिए नो, कंपलसरी नहीं है। तो आइए एक लाइन नोट में लिख लीजिएगा, नोट, it is not compulsory। हाँ बेटा, बिल्कुल, चलिए पहले ध्यान से समझिए बात को, एक लाइन लिख लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है, ठीक। अब आइए, इनका एक कंफ्यूजन कि कल की एक हमारे डील, हाँ बेटा नहीं लिखा था, जल्दी नोट करो बेटा। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक पार्टनरशिप डीड, हो गया। देखो बेटा, अभी जो हम पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं वो है बिटवीन ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर उनके बीच में ये डीड तैयार हो रहा है कि हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे, तुमको ये करना है, हमको ये करना है, हमारा राइट्स ये होगा, हमारा ड्यूटीज ये होगा, और उस पे सारे पार्टनर्स चलो सहमति दो, साइन करो। अब इस डीड में लिख दिया गया कि आप परचेज अथॉरिटी मिस्टर ए के पास होगी, तो फिर मिस्टर ए डील करने गया किससे? जिससे माल खरीद रहा है उससे। उस डील पे अगर वो सहमति दे देता है तो हमने बोला कि ऑल पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। तो उसी में हमने कहा था कि एक्ट कोई एक पार्टनर या ऑल पार्टनर भी कर सकते हैं हमारा। तो बताइए ये दोनों दो बातें हुई या नहीं हुई? डीड तो हमारे पार्टनर के बीच बन रहा है, जिसपे सभी पार्टनर सहमति, तो सहमति का मतलब है साइन करो। अब उस डीड के अकॉर्डिंग उसके कि ठीक है, कोई पार्टनर ऑल पार्टनर डील करने जाए या कोई एक भी जाता है तो सभी पार्टनर को मानना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो दोनों दो बातें हो गई। डीड बिटवीन द पार्टनर्स बनता है, डील किसी आउटसाइडर के साथ आप करते हैं तो उसमें कोई भी पार्टनर जाके कर सकता है। तो बताइए, पार्टनरशिप डीड बनना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि डीड बना है, एग्रीमेंट बना है, तो पार्टनरशिप बिजनेस कहता है कि एक्ट से, एक्ट नहीं बोला है कि मेरे से भी ऊपर एग्रीमेंट को रखना, कि एग्रीमेंट बेस्ड होता है कि एग्रीमेंट में लिखा
कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होना चाहिए। एक्ट कहता है कुछ ना लिखा हो तो बराबर बराबर बांटना। अब बताओ, एग्रीमेंट में लिख दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होता है, तो आप बराबर बांटोगे या 3:2 बांटोगे? 3:2। तो एक्ट नहीं बोला है कि एग्रीमेंट बेस्ड आपका ये पार्टनरशिप बिजनेस होता है। अगर एग्रीमेंट तैयार है, अगर डीड बना है, तो डीड की बात को आप प्रेफर करना इन कंपेयर टू एक्ट। ये एक्ट नहीं परमिशन दिया। यानी यूं समझ लीजिए कि आपके बड़े भैया हैं और आपके पापा हैं, निश्चित रूप से ज्यादा पावरफुल कौन है? तो पापा बड़े, आपके बड़े हैं तो ज्यादा पावरफुल है। कई बार आप देखेंगे कि भैया बोलेंगे कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, और पापा से पूछे पापा मूवी देखने जाएं, पापा ने कह दिया कि जाओ। अब भैया चिल्लाते रहे क्या बैठ के पढ़ क्यों नहीं रहा है, पापा बोल दिए मूवी देखने जाने के लिए, मूवी देखने जाएंगे ना। हाँ जी, निश्चित रूप से पापा को प्रेफर करते हैं। तो एक्ट और डीड में एक्ट बड़ा है, लेकिन यदि पापा ने ही कह दिया, भैया जो बोलेंगे वो बात मानना। भैया ज्यादा समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड है, सीए किए हुए, मैं अपनी दुख सुना रहा हूं। तो इसीलिए हमें केएसपी सर का कंट्रोल मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रहा है, पापा से भी ज्यादा। द रीजन बिंग वो सीनियर थे, इसी फील्ड से थे, तो उसमें फिर पापा की भी नहीं सुनना। पापा खुद बोल रहे हैं कि जो भैया बोलेंगे वो करना होगा तुमको, उसमें फिर मेरी भी नहीं चलेगी। जब पापा ने ही ये बात कह दिया, तो अब ऐसे में बताइए, अगर पापा कुछ कह रहे हैं और भैया कुछ कह रहे हैं, तो किसकी बात सुनी जाएगी? भैया की, निश्चित रूप से। तो सेम चीज यहां पे हुई कि पार्टनरशिप एक्ट लॉ से बड़ा कुछ नहीं है, और एग्रीमेंट, तो एक्ट और एग्रीमेंट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, एक्ट कुछ और कह रहा है और एग्रीमेंट कुछ और कह रहा है, तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं कह रहा क्या है कि एग्रीमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसमें जो लिखी गई बात है उसको प्रेफर करना है। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा गया कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी ही नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो कंपल्सरी नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप बना ही नहीं या डीड बना ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में ठीक है, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, बेहतर है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जिसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले बताइए कि प्रॉफिट आपस में बांटा जाना है, ये तो तय है कि प्रॉफिट बटेगा आपस में, तो आप डीड पे लिखो भाई किसको कितना मिलेगा, लेकिन अगर डीड तैयारी नहीं किया गया तो फिर किसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा? तो ऐसे केस में फिर हम एक्ट को प्रेफर करते हैं। और इन द साइलेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट तैयार नहीं हो या तैयार हुआ भी तो उन मुद्दों को अगर उसमें कंटेन नहीं किया गया, अनटच है, तो एक्ट कुछ क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि फिर ऐसे आपको इन चीजों को हैंडल करना है। तो आइए दो चार बातें उससे रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हेलो हेलो वैसे में हमें एक्ट की कुछ बातें फॉलो करनी है। पहले की हमने फिर बोला कि अभी हम जो बातें बताने जा रहे हैं वो यदि डीड साइलेंट हो या ना तैयार किया गया हो तब इन बातों को फॉलो करेंगे। यदि डीड है और उसमें लिखी गई बात है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन वहां से क्रिएट होते हैं, तो हम लोग उस बात को जरा ध्यान से हम लोग कवर करेंगे। एक लाइन लिखेंगे, रूल्स applicable in the absence of पार्टनरशिप डीड। देखिए यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर ये बातें पार्टनरशिप डीड में कंटेन नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, वो बात हम देख रहे हैं। लिख भी लीजिएगा कि एज पर
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हम कहां से ले रहे हैं ये सारी बातें? तो निश्चित रूप से एक्ट से ले रहे हैं, एच पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द एब्सेंस ऑफ partnership deed, the following rules will be applicable. Number one, सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट या लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स के बीच कैसे शेयर होगा? बराबर बराबर। अब बराबर बांटना है आपको, देखिए ध्यान से कि ये लाइन को अगर थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर लीजिए कि हमने पढ़ लिया कि हाँ अच्छा पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट क्या होगा? बराबर होगा। तो क्वेश्चन बोलेगा आपका के बी सी तीन पार्टनर हैं जिनके बीच प्रॉफिट बांटा जाना है 3:2:1 के रेशियो में, और आप कहेंगे नो 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 नो, एज पर पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हुए हैं हम कि प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट बराबर बंटना चाहिए। बताइए फिर गड़बड़ होगा ना। हमने फिर कहा कि जब डीड साइलेंट है तब ये रूल अप्लाई होगा। अगर डीड में लिखा है कि नहीं 5:4:3 होगा तो फिर ऐसे केस में फिर डीड को प्रायोरिटी देना है। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। कई बार कल को जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो ऐसे कंफ्यूजन आ जाते हैं, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इस पे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में अगर ये बात नहीं है तब इसको फॉलो करना, डीड में है जो फिर वो डीड में जो लिखी गई बात है वो फॉलो की जाएगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर डीड होगा, लेकिन कुछ ना लिखा हो तब बराबर बांटना आपका। ठीक। नंबर 2, देखिए कई बार 4 पार्टनर मिलके, मेरे भी 1-2 फर्म चलते हैं, 4 पार्टनर मिलके पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 2 ने केवल उसमें पैसे लगाए हैं, टाइम नहीं दे पा रहा है, और बाकी 2 बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार कि जो ज्यादा मेहनत कर रहा है वो कहता है कि भाई सुबह से शाम तक मेहनत मैं ही कर रहा हूं, बाकी वो दोनों कुछ मेहनत नहीं कर रहा, केवल पैसे लगाए हैं, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसके लिए मुझे कुछ एडिशनल रेमुनरेशन चाहिए। ठीक है भाई, कैपिटल सबने लगाया है, कोई मेहनत ज्यादा कर रहा है तो उसके लिए कुछ उसका एडिशनल रेमुनरेशन बनता है, जेन्युइन बात है। तो उसके लिए कुछ अलग से सैलरी दे दी जाती है पार्टनर्स को, जिसको पार्टनर्स सैलरी बोलते हैं, कुछ कमीशन दे दिया जाता है, पार्टनर्स कमीशन बोलते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन ये बात डीड में होनी चाहिए। आप लिखो डीड में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:2 होगा, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, और मिस्टर बी को एडिशनली 2000 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ये लिखा जाएगा, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन यदि डीड साइलेंट हो, कोई पार्टनर कितना भी मेहनत कर ले, क्या उसको हम एडिशनल रेमुनेशन, कमीशन, सैलरी कुछ दे सकते हैं? ना ना, उस बिजनेस का देख रहा था ना, देखो उसमें उतना मिल रहा तो हमको तो कुछ मिलना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं होगी। डीड साइलेंट तो फिर कुछ नहीं। हाँ, फिर मैंने कहा कि देना गुनाह नहीं है, बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन यह बात डीड में कंटेंट होनी चाहिए। अगर डीड में कंटेंट नहीं है फिर कोई सैलरी, कमीशन या रेमुनेशन पार्टनर को नहीं दिया जा सकता है। ठीक, तो लिखेंगे आप लोग नो सैलरी, कमीशन या रेमुनरेशन। हाँ बेटा, बिल्कुल चेंज हो सकता है।
सब बात करेंगे धीरे धीरे आगे आगे। बेचारा एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में जा रहा है कि सर कहीं कम लिखा गया तो क्या होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक। नो सैलरी कमीशन या रेमुनेशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर सैलरी कमीशन या रेमुनेशन अलाउ नहीं किया जा सकता। जोड़ दो, फॉर कंडक्टिंग हिज बिजनेस। ठीक है, अब आइए एक छोटी सी कहानी देखिए। फर्म है एबिशियन कंपनी, इस फर्म को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपीस की जरूरत है। 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है। बिजनेस को करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक। ए कह रहा है कि मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे पास पैसे हैं नहीं। बी कह रहा है कि मैं भी 3 लाख रुपए दे सकता हूं, इससे ज्यादा है नहीं। सी कह रहा है कि मैं भी 3 लाख दूंगा, इससे ज्यादा है लेकिन मैं क्यों दूं? वो दोनों 3-3 देगा, मैं ज्यादा क्यों दूं? मैं नहीं देता, 3 मैं दूंगा, लेकिन बिजनेस के लिए 10 लाख की जरूरत है। तो नॉर्मली हमने कहा ना, आज के दिन में इंसान अपने खुद से कम खुश है, दूसरे के दुख से ज्यादा खुश है। तो यहां पे अगर सी 4 लाख रुपए दे देता है तो बेचारा तकलीफ में मर जाएगा कि उसका 3-3 ही क्यों। तो ऐसे सिचुएशन में बताइए फिर बिजनेस कैसे चलाई जाए? तो यहां पे कहता है कि ठीक है, जो जितना इंटरेस्ट देगा उसको 5% से जो जितना कैपिटल देगा उसको 5% से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब जैसी इस तरह की व्यवस्था, एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसने जितना कैपिटल दिया उसको 5% से हम इंटरेस्ट देंगे। जैसे ही ये बात होगी तब सी के कलेजे में ठंडक पड़ेगी कि हाँ चल भाई, उसको 3 लाख का ना 5% मिलेगा, अगर हम 4 लाख देंगे तो हमको 4 लाख का 5% मिलेगा। ठीक है ठीक है, हम 4 लाख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस भी अच्छे से चल पाएगा। दैट मीन्स कि कई बार जब हमारा पार्टनर्स का कैपिटल सेम नहीं होता, सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली सेम नहीं होता, अलग अलग पार्टनर अलग अलग कैपिटल का अमाउंट लेकर आते हैं, तो आपस में फिर वही बात है, डिस्प्यूट ना हो, तकलीफ ना हो, तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अरेंजमेंट किया जाता है कि जिस पार्टनर ने, याद हो कि हम लोग प्रोप्राइटरशिप में भी इसकी बात करते थे, तो नॉर्मली कई बार आप लोगों को लगता था कि क्या जरूरत है भाई, अपना ही बिजनेस है, उसका जो कमाएगा उसी का होगा, तो काहे के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। मैंने कहा था कि एक तो टेक्निकली जान लीजिए और इसकी खूब जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप में। तो बताइए यहां पे इस फंड को लाने के लिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अरेंजमेंट कर दिया जाए तो तीनों में से किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाती है, तो कहा ठीक है, कितना परसेंट? तो जो भी परसेंट है, 5%, 10%, 6%, व्हाटएवर हो, क्या करना होगा? डीड में लिखना होगा। लेकिन 3 लाख और 4 लाख रुपीस दे दिया गया ए, बी और सी से, 10 लाख से बिजनेस चलने लगा। अब बाद में सी कहता है हमने ज्यादा पैसा दिया है तो कुछ तो फिर अलग से हमको दो। बताइए, ना उसको अलग से कोई सैलरी रेमुनेशन मिलने वाला है और ना ही कोई इंटरेस्ट की भी बात की जाएगी, अनलेस कि डीड में लिखो। यदि डीड साइलेंट है तो भले ही फ्लैक्चुएट करे कैपिटल, कोई कुछ दे कोई कुछ दे,
किसी तरह का कोई इंटरेस्ट की बात नहीं की जा सकती। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बात हो सकती है, डीड में कंटेंट होना चाहिए, नहीं कंटेंट, फिर ऐसी स्थिति में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं होगी। तो आइए अब देखो, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि वो बोलेगा कि ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 3 लाख, बी ने 3 लाख और सी ने 4 लाख। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 6% पर एनएम क्लेम कर रहा है, क्या सी का क्लेम वैलिड है? तो आपको बताना होगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ उतना ही बात बोल रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए नो। कुछ ना कहा गया तो इसका मतलब है कि डीड में नहीं होगा, कि डीड में नहीं लिखा गया तो उनका क्लेम वैलिड नहीं है। कोई कितना भी मेहनत करेगा, बोलेगा इतना का सैलरी क्लेम करना चाहता है, बताइए क्लेम वैलिड है या नहीं है? नहीं है तो ये भी बोलेगा कितना का सैलरी रीजनेबल है, वैलिड है, वो बता दो। बताइए क्या बताइएगा? कुछ नहीं, कि नो, डीड में लिखेगा तभी क्लेम वैलिड है, नहीं तो जीरो, कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी लिखिए एक लाइन, नंबर 3, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल shall be allowed to partner। बताइए, ठीक है। नंबर 4, जैसे बात जब भी कैपिटल की होती है तो ठीक इसका उल्टा ड्राइंग्स, उसकी भी बात होती है। अब पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उतना से उनका फिर कैपिटल इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जैसे हम लोग पढ़े ना, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, तो नया कैपिटल निकल के आ जाता है। लेकिन बताइए इसी बिजनेस से उनको घर भी तो चलाना है, तो घर चलाना है तो फिर पैसे कुछ विड्रॉ करेंगे, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब देखिए 3 पार्टनर है, मान लो ए बी सी। अब बेचारा ए फैमिली वाला, मियां बीवी 2 बच्चा, बी फैमिली वाला, मियां बीवी 1 बच्चा, और सी बेचारा अभी बिंदास बैचलर लाइफ जी रहा है। अब बता दे जानकारी के लिए, ये सब भी जानकारी दे, हालांकि इसकी फीस मैं नहीं लेता हूं, कि जब तक अकेला है एकदम खर्चा ना के बराबर रहेगा। जैसे ही आपकी फैमिली आएगी, वाइफ हस्बैंड, आज किस में भी हम दास्ता बताते हैं, एकदम से खर्चा ये डबल भी मत सोचिएगा। कितना टाइम्स बढ़ेगा डिपेंड करेगा कैसी पार्टनर मिली है। और उसके बाद जब फैमिली आगे बढ़ेगी, बच्चे, खर्चे और बढ़ जाएंगे, और जितने कम बच्चे खर्चे उतने कम। इस पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। है तो ये बेचारा अकेला जिंदगी जी रहा है। अब ए को अपनी फैमिली को चलाने के लिए मान लीजिए 20,000 रुपीज पर मंथ चाहिए। बी भी कह रहा है हमें भी मोर और लेस, एक बच्चा कम है इसलिए थोड़ा कम हो जा रहा है, 15,000 चाहिए। ये कह रहा है कि मेरे लिए तो 5,000 बहुत होता है। लेकिन कल याद है ना, सुनाया था कि एक 10 रोटी खा रहा है, अब दूसरे का 2 का ही डाइट है, अब बेचारा जबरदस्ती कर रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई इसको तो ड्राइंग्स करना होगा 20,000 रुपये पर मंथ। ये कह रहा हमें घर चलाना, हमें 15,000 रुपये पर मंथ। सी कह रहा है कि हमें 5,000 की जरूरत है, लेकिन फिर वही बात, ये कहेगा हमें 15 जरूरत है लेकिन अगला 20 ले रहा है, हम क्यों 15 ले, हम भी 20 लेंगे। ये कह हमें तो जरूरत 5 की ही है, भले घर में पड़ा रहे पैसा, लेकिन दूसरा 20 ले रहा है तो हम भी 20 लेंगे।
अगर ऐसा होता है तो सोचिए, सबसे पहले तो फर्म को नुकसान कि भाई झूठ मूठ का कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, कि जो चीज आपका ऊपर का अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा 40,000। 40,000 में काम चल सकता था, मजबूरी में फर्म से 60,000 रुपीज निकल रहा है, कैपिटल उतना से रिड्यूस कर रहा है, 20,000 रुपए फालतू में रिड्यूस कर रहा है हमारा। दूसरी बात कि अगर फर्म को नुकसान हो रहा है तो फर्म नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, अल्टीमेटली फिर पार्टनर को ही नुकसान हो रहा है, तो अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं। पर करे तो करेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि वो 20 लेगा और हम 5 लेंगे, इतना दरिया दिल नहीं है। नुकसान होने दो, नुकसान किए जा रहे हैं। तो फिर वही बात, अरेंज किया गया, क्या किया जाए इसके लिए, तो फिर इसी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाता है। ये ठीक है, जिसको जितनी जरूरत है ड्राइंग्स करे, उस ड्राइंग्स पे एक सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट लगेगा। मान लो एग्जांपल के लिए बोलेगा 5% इंटरेस्ट देना होगा, तो अच्छा आप 20,000 पर मंथ लीजिएगा तो 20,000 का 5% लगेगा। आप अगर 15,000 लेते तो 15,000 का 5% लगेगा, और अगर आप 5,000 लेते तो 5,000 का 5% लगेगा। उतना इंटरेस्ट लाइए, फर्म को दीजिए आप। अब जैसे ही इंटरेस्ट की बात हो जाएगी, बताइए, तुरंत सी बोलेगा 5 के हम 4 में ही काम चलाएंगे। काम का क्यों ब्याज दे, 1,000 जेब में पड़ा रहता है, फर्म में पड़ा रहे, ब्याज नहीं लगेगा हमारा। हाँ जी, सब ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, फर्म से पैसे भी अनड्यू मैनर में रिड्यूस नहीं होंगे हमारे। तो इसी के कंटेक्स्ट में बात होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। फिर हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पार्टनरशिप एक्ट का कहना है बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होना चाहिए, लेकिन डीड में लिखो इस बात को। अगर डीड में नहीं लिखा गया तो बताइए क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लेम कर सकता है? नो। तो आइए एक लाइन और लिखिए, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट to be charged on drawings. Of partnership. अब देखो ध्यान से, लिख लिया? अब मैंने ऊपर में क्या लाइन लिखा कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल। मैं अगर केवल एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हटा दो यहां से, सिर्फ इसको यू पढ़ा जाए एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल, तो बताइए कितना मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर हर हाल में जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बटेगा, हर हाल में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं हो सकती, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा पढ़ने में अगर मिस इंटरप्रिटेशन हुआ तो फिर ऐसे में आप मीनिंग का कुछ ले लेंगे। आपसे क्वेश्चन ये बोलेगा, क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि प्रैक्टिकल केस ये बोलेगा कि एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर रहा है, डीड में इतना परसेंट कंटेंट है और वो ज्यादा क्लेम कर रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं ज्यादा नहीं कर सकते, डीड में जितना है उतना ही ले सकते हो। लेकिन दूसरा बोलेगा ना 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 ना, हमने तो एक्ट में पढ़ा है, ये एक्ट तो ये कहता है कि कोई इंटरेस्ट की बात हो ही नहीं सकती, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, ऐसा सर लिखवाए थे, इंटरेस्ट कहां से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार पहले क्लियर कर रहा हूं कि बिल्कुल वैलिड है, डीड में लिखो। डीड में नहीं लिखा है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं हो सकती, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात नहीं हो सकती, तब सैलरी रेम्युनरेशन की बात नहीं हो सकती, तब पार्टनर्स का प्रॉफिट बराबर बटेगा। ये डीड में साइलेंट है, डीड नहीं में लिखा है, डीड में तब ये बात होगी आपकी, लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग बात होगी। ठीक, एक और बात लास्ट, ऐसी और भी बातें लेकिन 5 इंपॉर्टेंट बात, इस पे क्वेश्चन खूब सारा बनता है, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार की गई हो या एब्सेंस हो तो कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, तो यही 5 रूल लिख दीजिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। ठीक, नंबर 5 ये कहता है
कि मान लीजिए बिजनेस करने के लिए 30 लाख रुपीस की जरूरत है, जैसे लास्ट क्लास हमने बताया था। तो 3 पार्टनर थे, 5-5 लाख रुपए 3 पार्टनर दे दिए, लेकिन 15 लाख अभी और चाहिए, तो बैंक से लोन लेने की बात हो रही है कि लोन लेके बिजनेस किया जा सकता है। तो ठीक है, बिजनेस के लिए लोन की जैसी बात हुई तो बताया गया कि हाँ बैंक चार्ज करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम का। तो एक पार्टनर जो पैसा वाला था वो कह रहा है कि सुनो, तो तुम बैंक से लोन लेने जा रहे हो, हम ही दे देते हैं पैसा, वो जो 8% इंटरेस्ट उधर दोगे हमको दे देना। अब ये अलग बात है, बाकी पार्टनर बोले अरे यार तुम पैसा रखा हुआ था, फालतू इतना टेंशन ले रहे हैं, दो ना यार। अपना बिजनेस है, किस बात का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो बैंक से लेते तब ना। तुम तो घर वाला बात है, तुम्हारा ही ना बिजनेस है, लाओ 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 बिजनेस करते शुरू करते। हाँ जी दे देगा क्या वो, ना बोलेगा 5 से ज्यादा नहीं मेरे पास, ले 5। अरे यार तुम बैंक को जा रहे थे इंटरेस्ट देने, तो वही बोल रहा हूँ कि ठीक है हम पैसा दे देते तो उतना इंटरेस्ट हमको दे दो, 1% कम दे देना, ऐसी भी बात हो सकती है। ठीक, तो बताइए बाकी का पार्टनर ये बोलेगा क्या कि ना ना ना, तुमको देना तो फ्री में दो, नहीं तो हम बैंक से लेंगे। नहीं भाई, भाई ठीक है भाई, बैंक से हम तो, हमारा तो फर्म का खर्चा होना है, इतना उधर नहीं तो तुम्हारा होगा। तो बिल्कुल कोई पार्टनर भी फर्म को लोन दे सकता है, भले ही वो उस फर्म का पार्टनर है, लेकिन वो लोन दे सकता है। और लोन दे सकता है तो इसके रिस्पेक्ट में उसको इंटरेस्ट की बात होगी, तो डीड में जो रेट लिखा रहेगा उस रेट से उसको इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन फर्म को पार्टनर ने लोन दिया पर डीड में इंटरेस्ट की कोई चर्चा नहीं हुई, तो ऐसे केस में बाकी की तरह नहीं कह सकते नो इंटरेस्ट अलाउड, नो 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 नो, वहां इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 6% पर एनम ये एक्ट कहता है, ये आपको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। समझ आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देते हैं कि एब्सेंस होने के बाद भी रीड में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है। लिखिए वेयर अ पार्टनर गिव एडवांस और लोन टू द फर्म, interest at the rate of 6% per annum is to be allowed। ठीक है, तो आपको बेटा यानी फर्म डूब जाए, फर्म डूबने का मतलब ही क्या होता है कि इसका मतलब बिजनेस कम्स टू एन एंड है, इट इज अ केस ऑफ डिजोल्यूशन। तो डिजोल्यूशन में ऐसे में हमने कल बताया था कि थर्ड पार्टी के प्रति अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो आपको सबको पैसे चुकाने होंगे, घर बेचकर भी लाना होगा। जिस रेशियो में आपका लेगा उस पर हम अलग चर्चा करेंगे रेशियो क्या हो गया आपका, लेकिन चुकाना पड़ेगा। दूसरे बात की कुछ बचा कुचा जो भी है वो फिर पार्टनर आपस में बांटते हैं, तो इन सब पे चर्चा होगी। एक चैप्टर ही आप लोगों को पढ़ना, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म का समापन, तो वो सब वहां पे बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए ये लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रीजन बीइंग कि हमने कहा डीड साइलेंट भी है, तब भी लोन पे, पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट की बात होगी, और आपको वो फिगर याद रखना है कितना परसेंट की बात होगी, 6% पर एनम। बिल्कुल, बताओ क्या होगा फिर, 5%। डीड से ऊपर नहीं है एक्ट, डीड में अगर 5% लिखा है तो फिर 5% ही देना होगा, लेकिन डीड साइलेंट है तब 6%, विच एवर इज लोअर या विच एवर इज हायर ऐसा कुछ नहीं करना हमें। ठीक, साइलेंट डीड में लिखा है तो जो लिखा है 1% लिखा, 1% देना होगा, 20% लिखा है 20% देना होगा, क्योंकि सबकी सहमति है ना उस पर। लेकिन नहीं लिखा हो तो 6%। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोल, पार्टनर्स का, हाँ
चलिए, मतलब अभी बिजनेस बेचारा खुला नहीं है, डूबने डूबने की बात ज्यादा हो रही है। खैर जो भी है, देखिए जब फर्म डूबता है यानी कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, सफिशिएंट फंड नहीं है, तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी के प्रति सभी पार्टनर्स ज्वाइंटली लाइबल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वो हमने कल बात की थी। वो अगर निपट गया तो उसके बाद हम पेमेंट शुरू करते हैं, तो उसको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट होता है कि सबसे पहले फर्म थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा, आउटसाइडर का जितने लाइबिलिटीज है वो पेमेंट होने के बाद अब उनके पास फंड बचा तो उस फंड से पहले पार्टनर्स लोन पे किया जाएगा। लोन पे करने के बाद जब पैसा बचेगा तो फिर पार्टनर का कैपिटल को पे किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बेसिस पे उनको पे करना होता है। समझ आई बात? तो वैसे वो जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे वहां बात करेंगे उस पर। ठीक, चलिए खैर अभी फर्म को कम से कम बनने दीजिए थोड़ा। हाँ, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग इशू हो गया। ठीक, जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है वो लोन तो सीधा आपका जितना लोन का अमाउंट होगा उसका 6% निकालोगे ना, उसका 6% निकालिए और निकाल के पार्टनर्स का लोन को इंटरेस्ट पे कीजिए, फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा वो प्रॉफिट में बटेगा आपस में पार्टनर्स में। ठीक है, तुम भी कहीं डूबने वाली बात तो नहीं कर रहे हो। रनिंग कंडीशन में मैं कंटिन्यूइंग नेचर में बात कर रहा हूं कि जब बिजनेस चल रहा है तो कमाई हुई मान लीजिए 80,000 रुपीज की, तो इस 80,000 में से पहले भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे कर दो, पे करने के बाद जो बचेगा उस पैसे को प्रॉफिट उस पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांटिए। फिर तो पहले बताइए इंटरेस्ट की बात डूबने, वो तो फिर फंड चाहिए उसको, इंटरेस्ट तो रनिंग कंडीशन में होता है ना। तो जो बात अभी हमने बताया वही बात, अगर डूबेगा तो तुम ब्याज मांगोगे कि अपना पूरा पैसा मांगोगे? किसी को लोन दिए रहोगे तो जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक ब्याज लोगे। अब बिजनेस डूब रहा है तो फिर क्या करोगे? ब्याज तो ना फंड दो भाई मेरा वापस करो, उसके बाद तो उसका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। तो फिर फंड चाहिए, आपको फंड चाहिए तो वही कहानी हमने बताई जो कि पहले आपको आउटसाइडर का लाइबिलिटी को पे करना है, फिर पार्टनर्स लोन और तब कैपिटल पे होता है। खैर प्लीज इतना डूबने डूबने की बात ना किया करो यार, बुढ़बा। चलिए, बड़ा निगेटिव माइंड वाला बच्चा सब बैठा हुआ है। खैर बताइए, पांचवा पॉइंट समझ में आया? पांचवा पॉइंट का इंपॉर्टेंस इसलिए, एक तो हमने कहा कि ये फिगर याद रखना है आपको 6% पर एनम, और दूसरा इस फिगर से कैपिटल को बड़ा कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन कैसा कंफ्यूज करेगा आपको कि यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स के कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% पर एनम के रेट से, 6% पर एनम के रेट से, 8% पर एनम के रेट से, नन ऑफ द एबव। अब ज्यादातर बच्चे के दिमाग में 6% चिपक चुका रहता है, फिगर चिपक चुका था, आगे भी का लैंग्वेज नहीं पड़ेगा। हाँ पढ़ा है 6% पढ़ा है, 6%, राइट आंसर ऑप्शन बी 6%। अरे यार वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात पूछ रहा है। हाँ, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चेंज करके इंटरेस्ट ऑन लोन कर दिया जाए, क्वेश्चन सेम है, तो फिर 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो तो नील चल रहा है ना, तो उसमें भी नील नहीं ऑप्शन देगा, नन ऑफ द एबव, ताकि उसी तीनों में तुम कंफ्यूज होते रहो। तो तुरंत बोलेगा ना अरे 6% पढ़ा है, ऐसा कुछ सर बोले थे 6%। आजू बाजू भी देख लेना भाई 6% किस बात का कर रहा है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट वो 0, लोन की बात करें तब 6% पर एनम की बात। समझ आई बात? तो ये है कुछ हमारे पार्टनरशिप डीड की कहानी। आज हमारी चर्चा पूरी पार्टनरशिप डीड पे चली, और डीड साइलेंट रहा तो फिर क्या रूल फॉलो करना है, उसके इंपॉर्टेंट कुछ रूल है, और भी कुछ इंक्लूसिव हो सकते हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट ये 5 रूल हैं आपके। बताइए, ये 5 रूल खूब यूज होने वाले हैं आपके क्वेश्चंस में भी, प्रैक्टिकल में भी, और थ्योरी क्वेश्चन तो इस पे बनेगा ही बनेगा, केस का ही बनेगा आपका। ठीक, अभी तक हमने अकाउंटिंग की बात नहीं की है, अब हम लोग शुरू करेंगे
कि फाइनली सर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो ऐसा करते हैं, हाँ देख कॉपी पे सर समझ रहे हैं, कोई कोई कॉपी अभी से, हाँ सर आज हो गया, ठीक है अच्छी बात है। तो ये पहले बेसिक हमारा ठीक होना चाहिए। तो हमने अभी तक जितनी बात बताई, पार्टनरशिप का मीनिंग, उसका फीचर्स, थोड़ा डीड और डीड का इंपॉर्टेंट वो रूल, ये सब भी जान गए। तो अब हम लोग अकाउंटिंग में घुसेंगे कि आखिर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो उस अकाउंटिंग में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको कि जर्नल वही है, लेजर वही है, और इसलिए मैंने कहा कि उसको थोड़ा रिवाइज भी कर लेना। माल खरीदेगा चाहे पार्टनरशिप खरीदेगा या प्रोप्राइटरशिप खरीदेगा, परचेज अकाउंट ही डेबिट होने वाला है। कैश में खरीदेगा तो टू कैश ही अकाउंट होगा, और अगर किसी पार्टी से खरीदेगा तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट ही होगा। उस सब में चेंज नहीं होना है। जर्नल वही है, लेजर वही है, ट्रायल बैलेंस भी वही है, फाइनल अकाउंट तैयार हम उसी बेस पे करते हैं। लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसे ऐसे हैं कि कुछ एडिशनल काम भी हमें करना पड़ता है। जैसे जब हम फाइनल अकाउंट तैयार करते थे तो हम ट्रेडिंग बनाते थे, पीएल बनाते थे, पीएल में नीचे फाइनली बैलेंस फिगर नेट प्रॉफिट निकल जाता था। अब प्रोप्राइटरशिप में नेट प्रॉफिट निकला, सारे खर्चे वर्चे काट के इनकम कर लिया, जीपी लिया, जीपी में से सारे खर्चे घटाया, नेट प्रॉफिट निकला। अब जो भी नेट प्रॉफिट निकला तो वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट प्रोप्राइटर का, एक ही तो मालिक है, वो पूरा ले जाता था। लेकिन बताइए यहां सारा प्रॉफिट वो ले जाएगा क्या? नो। अब पता चलेगा कि 3 पार्टनर है, 3 में बंटना है, उसमें भी कुछ पार्टनर कह रहा है मेरा कुछ सैलरी भी बनता है डीड के अकॉर्डिंग, कुछ कह रहा है मेरा कमीशन बनता है डीड के अकॉर्डिंग, कुछ बोलेगा कि भाई कैपिटल पे थोड़ा इंटरेस्ट की बात हुई है वो भी दो, बोलेगा अच्छा था कुछ ड्राइंग्स किया उस पे इंटरेस्ट ले लो। ये सब भी बात बताइए, बताओ सोचो, प्रोप्राइटरशिप में इतनी सारी बातें होती थी क्या? पहली बात कि भाई जितना प्रॉफिट है बंटने का कोई मतलब ही नहीं है, जो है सो मेरा है। दूसरी बात कि क्या ड्राइंग्स वगैरह करते थे, ब्याज ब्याज की बात हम अपने बिजनेस से क्या ले, एंट्री वगैरह भले ही पड़ा है लेकिन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वगैरह ऐसा कोई जरूरत नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, सीधा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, खत्म बात। लेकिन यहां पे बताइए पहले उस नेट प्रॉफिट को सब में बांटो। तो बांटने के लिए देखेंगे कि हम अलग एक अकाउंट सीखेंगे बनाना, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करने से काम नहीं चलेगा, यहां तो एक नहीं 4 कैपिटल आने वाले हैं, 10 पार्टनर है तो 10 कैपिटल आने वाला है। अब बताइए पता चलेगा हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, कैपिटल ए बी सी डी ई जो भी जितने भी पार्टनर हैं, और उसके में प्लस नेट प्रॉफिट, तो पता चलेगा कि एक साइड तो पूरा उसी से भर गया, और उसमें भी कुछ ड्राइंग्स का होगा, कुछ तो वो लेस करो, कुछ सैलरी वैलरी चार्ज किया होगा, अलग बात। तो फिर यहां हम देखेंगे कि हर पार्टनर का एक अलग अलग कैपिटल अकाउंट भी खोलना होगा। तो ऐसी कुछ एडिशनल बातें जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे आए हैं कि कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के लिए कुछ एडिशनल अकाउंट सीखेंगे अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसको कैसे तैयार किया जाएगा, जो पहले से देखा वो तो वैसे ही चलेगा। जैसे यहां भी पीएल अकाउंट बनेगा और खर्चा हुआ है रेंट का, बताओ क्या करेंगे, पीएल के डेबिट साइड में डाल देंगे उसको, उसमें कोई चेंज नहीं आना। चेंज तो वही कि प्रॉफिट को फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पार्टनर्स का कैपिटल वगैरह कैसे हैंडल किया जाए, इन चीजों के रिस्पेक्ट में कुछ एडिशनल अकाउंट तैयार किए जाएंगे। तो कुछ पहले की चीजें चली आएगी और कुछ नई बातें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप शुरू करेंगे। आज पहले इसको ठीक से देख लीजिए, और फिर मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग शुरू करने में वही जर्नल, वही लेजर और वो फाइनल अकाउंट इसका यूज होने वाला है। और इसीलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि इन 3-4 चैप्टर को कुछ आपने रिवाइज कर लेना है। तो चलिए अकाउंटिंग की शुरुआत फ्रेश डे से करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।